नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे टॉप जीके जीएस का कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। एक एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? बतानी है दोस्तों कि पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे अलकनंदा नदी। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे अलकनंदा नदी। चलिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बतानी है दोस्तों कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक। चलिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक किसने लिखी है? बतानी है दोस्तों कि वाई आई एम हिंदू यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो आप लोग याद रखेंगे शशि थरूर। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। वाई आई एम हिंदू यह पुस्तक किसने लिखी है? तो आप लोग याद रखेंगे शशि थरूर। चलिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? बतानी है दोस्तों कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, किनके द्वारा की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, किन्होंने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों इन्होंने ही आर्य समाज की भी स्थापना की थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी इन्होंने ही की थी। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बतानी है दोस्तों कि एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे फूलों का। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे फूलों का। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? बतानी है दोस्तों कि सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? बतानी है दोस्तों कि मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी सरकारी जन सेवा। जी हाँ दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे सरकारी जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों बतानी है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक फोल्क डांस है, लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए केरल का। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आप सभी याद रखेंगे केरल का। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि भारत में मूंगफली उत्पादन करने में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आप सभी याद रखेंगे गुजरात। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। भारत में मूंगफली उत्पादन करने में सबसे आगे राज्य कौन है, अग्रणी राज्य कौन है? तो आप सभी याद रखेंगे गुजरात। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बतानी है दोस्तों कि रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो आप सभी याद रखेंगे अंडा उत्पादन से। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो आप सभी याद रखेंगे अंडा उत्पादन से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, गारो खासी नामक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों बतानी है कि गारो खासी नामक जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं, पाई जाती हैं। तो आप सभी याद रखेंगे मेघालय। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। गारो खासी नामक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं, तो आप सभी याद रखेंगे मेघालय में। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों वीडियो को आप सभी एक लाइक जरूर कर देंगे। और इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए आप हमारे चैनल प्रवीण क्लासेज को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देंगे। दोस्तों वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है। दोस्तों बताने हैं कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कोरोमंडल तट। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों को क्या कहा जाता है, तो आप सभी याद रखेंगे उसे दोस्तों कोरोमंडल तट कहा जाता है। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि भारत का ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे लद्दाख। ऑप्शन है हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे लद्दाख को कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई को किस इकाई में मापा जाता है। दोस्तों बतानी है कि ओजोन परत की मोटाई को किस यूनिट में मापा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे डाप्सन। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओजोन लेयर की मोटाई को किस इकाई में मापा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे डाप्सन, जिसे दोस्तों DU से संदर्भित किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, डाप्सन को DU से संदर्भित किया जाता है। और दोस्तों इसी इकाई में ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। ऑप्शन सी डाप्सन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति इनमें से किसका पदेन सभापति होते हैं। बतानी है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति इनमें से किसका पदेन सभापति होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी राज्यसभा के। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे राज्यसभा, जिसे दोस्तों बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों इसका पदेन सभापति कौन होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे उपराष्ट्रपति। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो आप सभी याद रखेंगे मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग याद रखेंगे फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, जिसे दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आप सभी को दोस्तों पता होगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 ईस्वी में हुआ था। आप सभी इसको भी याद रखेंगे, 1958 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किसकी याद में दी जाती है, तो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की गति किस इकाई में मापी जाती है। दोस्तों बतानी है कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की जो गति होती है, इस गति को किस इकाई में मापी जाती है। तो आप सभी याद रखेंगे RPM। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की गति किस इकाई में मापी जाती है, तो आप सभी याद रखेंगे RPM, जिसे दोस्तों रेवोल्यूशन पर मिनट कहा जाता है। RPM का मतलब क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे रेवोल्यूशन पर मिनट। और इसी इकाई में दोस्तों कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की गति को मापा जाता है, RPM में, रेवोल्यूशन पर मिनट में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद नहीं है।
बतानिए दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक वेद नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उपनिषद। उपनिषद क्या है, एक वेद नहीं है। बाकी दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों क्या है, वेद है। लेकिन उपनिषद क्या है दोस्तों, एक वेद नहीं है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों बतानी है कि यूरो कप किस खेल से संबंधित है। तो आप सभी याद रखेंगे फुटबॉल से। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। यूरो कप किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे फुटबॉल से। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर मत दो यह कथन किस व्यक्ति का है। दोस्तों बतानी है कि कर मत दो यानी कि टैक्स मत दो यह कथन किस व्यक्ति का है। तो आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जी हाँ दोस्तों, टैक्स मत दो यानी कि कर को मत दो यह कथन किनका है। तो आप सभी याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बतानी है दोस्तों कि अर्थशास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे एडम स्मिथ को। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। किन्हें, एडम स्मिथ को। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों बतानी है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो आप लोग याद रखेंगे झेलम नदी। ऑप्शन है हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो आप लोग याद रखेंगे झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में। यह भी आप लोग याद रखेंगे। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में है दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बतानी है कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी ओडिशा में। जी हाँ दोस्तों, लिंगराज मंदिर किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा के भुवनेश्वर में है। आप लोग याद रखेंगे राज्य, आप लोग याद रखेंगे ओडिशा और भुवनेश्वर शहर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांच से गुजरते समय किस रंग की गति सबसे कम होगी। दोस्तों बतानी है कि कांच से या प्रिज्म से गुजरते समय किस रंग की गति जो होगी वो सबसे कम होगी। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बैंगनी रंग की। जी हाँ दोस्तों, बैंगनी रंग की गति सबसे कम होगी, क्योंकि दोस्तों इस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है, और इसी के कारण दोस्तों इस रंग की गति सबसे कम होगी। तो आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन सी बैंगनी रंग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिनेबार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। दोस्तों बतानी है कि सिनेबार इनमें से किसका अयस्क है। तो आप लोग याद रखेंगे पारा का, यानी कि दोस्तों Hg का। ऑप्शन है हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सिनेबार किसका अयस्क है, तो आप लोग याद रखेंगे पारा का अयस्क है। ऑप्शन है पारा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शहद में मुख्यतः पाया जाता है। दोस्तों बतानी है कि शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। शहद में क्या पाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 19.30। सोना का अपेक्षित घनत्व होता है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे 19.30, यानी कि दोस्तों 19.30 सोना का अपेक्षित घनत्व होता है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ जाएंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए।
तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।